अगर तुम सोच रहे हो पीवाईक्यू ही काफ़ी है तो ये वीडियो तुम्हारा सोच बदलने वाला है। सबको लगता है कि टॉपर बनने के लिए सिर्फ 10 ईयर का पीवाईक्यू रट लो काफ़ी है, लेकिन बिहार बोर्ड के हर साल एक ऐसा ट्विस्ट देता है जहां टॉपर वही बनता है जो क्वेश्चंस के अंदर छिपे लॉजिक को समझता है। आज मैं आप सबको अनसीन आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चन डिकोड करने वाला हूं, जो पीवाईक्यू के अंदर ही नहीं अलग अलग बिहार बोर्ड के 10th लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए कि बस पीवाईक्यू रट लो, ये क्वेश्चन बैंक उठा लो, रट लो, काम हो जाएगा, उनको थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू रट के चल जाते हैं तो कुछ बस अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं, पहले बता रहे हैं। ओके, तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बहुत 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 सारा वेलकम, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज खुलेंगे इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच, हम लोग अपना 10K फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए वीडियोज़ जिनको ज़रूरत है। और आप सबको मालूम है सबका सॉल्यूशन एक ही नाम, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। फटाफट से जो लोग बिल्कुल से नए हैं, फटाफट से कोर्स के वीडियो में जा करके आप अच्छे से वीडियोस को देखते रहना। इस साल जितने भी चीज़ें कराए हैं कोर्स के वीडियोस में अपलोडेड है। तो आज हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, कहानी कब तक का और आगे का क्या प्लान है। देखो, कुछ दिनों में आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होगा, उससे पहले प्लानिंग क्या रखना है। तो हम लोग देखो, हम लोग मजाक मजाक में 2021, 22, 23 के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं सेंटअप एग्जाम विथ डिकोड सीरीज के साथ। जो लोग नहीं जानते हैं फर्स्ट टाइम उनको बता रहे हैं, डिकोड सीरीज में सिर्फ आपका क्वेश्चन ही नहीं कराया जाता, उसके साथ उससे रिलेटेड 10 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस, बोर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो या आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल हो, जितने भी पॉसिबिलिटीज है डिकोड सीरीज से। आज हम लोग इस वीडियो में आगे को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मिशन हम लोग क्या करेंगे, सेंटअप एग्जाम हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे बिहार बोर्ड के सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो भी इसी तरीके से डिकोड के साथ 21, 22, 23, 24, 25। अगर आप इन दोनों को डिकोड सीरीज के साथ अच्छे से कर लेते हो जिस तरीके से मैंने कराया है, फिर हम लोग का आएगा लास्ट में दिसंबर में पीवाईक्यू सीरीज बोल सकते हो, और बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड मैराथन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उसमें सिर्फ आपको आंसर देना होगा, बाकी का जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग इसमें अपना जी जान लगा देंगे। उसके बाद आपको रिविजन करना है, देन पीवाईक्यू आपसे इजीली 80 से 85%, 90% सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, उसके अलावा जो भी न्यू क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन में वो भी आपसे बन जाएगा। तो ये हम लोग का प्लान था। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ हेडशॉट क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन, जो आप लोग का बिहार में पूछ चुका है लेकिन कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सब पीवाईक्यू इजी करवा करके रख देगा। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से उसको टैकल कीजिएगा, अच्छे तरीके से हैंडल कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ला मार्सेले इज अ नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। और ये PDF अभी तक आप लोगों ने ना तो बोर्ड बूस्टर में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। तो सिंपल सा मैं इसको पॉकेट बैच जिनके पास है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वहीं से प्रिंट आउट आप लोग कर लेना। अगर इस वीडियो में 100+ लाइक्स आते हैं तो मैं इसको PDF को टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, है ना। तुम लोग लाइक करते नहीं, इसलिए मुझे लालच देना पड़ता है। जिस वीडियो में मैंने लालच दिया था उसी वीडियोस में आज तक 100+ आई थिंक लाइक्स आए हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं, तो गलत बात है। चलो, पहला क्वेश्चन है, ला मार्सेले नेशनल एंथम किस कंट्री का है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएं ये समझो अच्छे से, क्योंकि देखो ये जो है ये फ्रांस का है। आपको फ्रांस का पूछ सकता है, जर्मनी का पूछ सकता है, रसिया का, इटली का, इस तरीके से, लेकिन चांसेस है फ्रांस का। क्योंकि क्यों पूछेगा, क्योंकि चैप्टर तो पहला ही नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने पढ़ा है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स अब तक हमने कवर करा रखे हैं, चाहे वो नोट्स हो, हमने सबसे पहले नोट्स पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। नोट्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ये भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, जाके देख लेना। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड काउजेस क्या क्या है, क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कब हुआ था, क्या हुआ था, कौन कौन मेन रोल अदा किया, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम इस रिलेटेड, फ्रेंच से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ जहाँ लगेगा हमको डिकोड करना है उसको हम चीज़ों को अच्छे तरीके से बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये सब सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, बस घुमा घुमा के पूछा। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वाज इंडिपेंडेंट ग्रीक। नॉर्मल से क्या पूछ देता बिहार बोर्ड 10 साल में कि ग्रीक का इंडिपेंडेंट कब हुआ, लेकिन ये पूछा गया किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तुम लोग पक्का गलत आंसर करोगे, सोच ही रहे होगे, मुझे मालूम है क्या तुम लोग आंसर कर रहे होगे। अगर तुम सोचे हो कि ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपोल तो तुम कुछ हद तक सही हो लेकिन पूरा सही नहीं हो। देखो बात है कि ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपोल में क्या हुआ था, कहानी जाओगे वीडियोस रिकैप करना माइंड में। हमने ये बताया कि ये ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपोल में क्या हुआ था, ये कब हुआ था आपका 1829 में। तो पहला ऑब्जेक्टिव तुम ये भी याद रख लो, साथ में चीज़ें कुछ बताते रहते हैं डिकोड के लिए। क्या है 18 कितना को 29 को ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपोल में था। इसमें क्या हुआ था बेसिकली लिमिटेड दिया गया था, है ना। आपको मालूम है ग्रीक को लिमिटेड इंडिपेंडेंट दिया गया था, बट यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ट्रीटी दिया था इंडिपेंडेंट ग्रीक नेशन स्टेबलाइज करने के लिए, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये आपका 1830 में हुआ, 32 में है ना, 1832 में। इस बात को याद रखना, हालांकि ये बुक में मेंशन नहीं है बट थोड़ा सा आउट ऑफ है तो इसको देख के चलना होगा, ठीक है। नॉर्मल से तुम्हें ग्रीक इंडिपेंडेंट है, अगर ऑप्शन में आपको 19 ये दिया गया है डेट दिया गया अकॉर्डिंग टू बुक 1832, लेकिन ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपोल तो 1829 में साइन हुआ था, इसीलिए हम लोग ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को आंसर लेके चलेंगे। आपसे ये बार बार बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि ग्रीक इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो 1832 में डेट याद है, लेकिन आपकी बुक में ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन डेट तो दिया गया था ना, तो इसी से रिलेटेड ये डिकोड वाला क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट। कब हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुआ था, ये आपका हुआ था, कब हुआ था 1921 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड, देखिएगा सोवियत यूनियन है ना, याद रखिएगा क्या सोवियत, और कुछ कुछ बता देते हैं, सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ सोवियत यूनियन, बताओ डेट याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1991, ठीक है 21 से 1991, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। चलो और कुछ चीज़ें बताते हैं यहाँ तुम्हें, एक और एक एग्रीमेंट था, बताओ याद है तुम्हें, हनोई एग्रीमेंट, बताओ हनोई एग्रीमेंट, रिविजन करा रहे, बात बात में चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्रीमेंट है इंपॉर्टेंट है। हनोई एग्रीमेंट कब हुआ था बताओ, 1946 को हुआ था, बात है कब हुआ था, मार्च में हुआ था, ठीक है ओके। और क्या याद होना चाहिए तुम्हें कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस एंड वियतनाम, फ्रांस एंड वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो इससे रिलेटेड चीज़ें तुम याद रखना। जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था, फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ, जेनेवा एग्रीमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर द ओरिजिनेटर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन घुमाए हैं, देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है। अगर तुम ये सोचो कि डायरेक्ट पूछ लेगा तो वो भी मुश्किल है, इसीलिए पॉसिबिलिटीज लेके चलो। देख रहे हो किस तरीके से, तो कौन ओरिजिनेटर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो कौन है, इनका नाम है रॉबर्ट ऑर्नर। इनका नाम आपने NCERT में इनका नाम और एक नाम एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था, आप मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा है, दूसरा नाम था, दो नाम था, एक रॉबर्ट ऑर्नर था ही और एक दूसरे भी थे कुछ, ठीक है, वो भी दोनों मिल करके, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट नाम ही नहीं याद रखना, रॉबर्ट ऑर्नर, बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है ओरिजिनेटर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड, ठीक है ओके। इंग्लैंड की बात कर रहा है, इस बात को याद रख लेना है ना ओके। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री कौन सा है, कैपिटलिस्ट कंट्री कौन सा है, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। कार्ल मार्क्स के बारे में तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, इनके बारे में, ये कहाँ इनका बॉन्ड कहाँ हुआ था, जर्मनी में, ठीक है। फटाफट से सोचो, आंसर देते जाओ, ठीक है ओके। कब हुआ था इनका 5 मई है ना, 5 मई कब हुआ था, 1818 को हुआ था, ठीक है। कहाँ कौन से फैमिलीज़ में पैदा हुए थे, अभी तक इतना नहीं पूछा है, ज्यूज़ फैमिली में पैदा हुए थे, ये भी याद रख सकते हो, अगर पूछना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आगे बढ़े, हाँ जी चलिए। हु इज़ द लीडर ऑफ मानसेविक पार्टी। आपने देखा होगा मानसेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, बेसिकली जब डिवाइड हुआ था तब ये दो लीडर, मतलब दो हिस्से में बैठे थे, एक मानसेविक बन गए थे, एक
बोल्शेविक बन गए थे। तो लीड करने वाला कौन था? बोल्शेविक तो ऑलरेडी मालूम है, लेनिन लेनिन लेनिन, बट लेकिन यहाँ पे मानसेविक पूछा गया है, तो क्या होगा इसका नाम? इनका नाम है केनिस्की। ठीक है, ओके। स्टालिन के बारे में, स्टालिन का डेथ कब हुआ था? स्टालिन का डेथ कब हुआ था मालूम होना चाहिए। टॉल्स्टॉय क्या ये कि ट्रॉट्स्की बेसिकली क्या लिखा था, है ना, एक लियो टॉल्स्टॉय, मैंने बार बार में उनका नाम आ जाता है। ठीक है, लेनिन के बारे में ऑलरेडी चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए, कहाँ जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या दिया था, है ना, तो उनसे रिलेटेड तो बहुत सारे, लेनिन अंकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें याद हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ये इनके बारे में आएगा। ठीक है, चलो कुछ एक चीज़ें बताते हैं। एक है एजेंट ऑरेंज, ये क्या है? आउट ऑफ सिलेबस बट इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेबस में है बट बहुत माइन्यूट है, छोटा सा दिया गया पोर्शन, बॉक्स वाला क्वेश्चन। एक ऐसा पूछेगा कि आखिर ये एजेंट ऑरेंज है क्या? एक तरीका क्या है, ये पॉइजन है। क्या है? पॉइजन है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको बेसिकली पेड़ में छिड़क दो तो वो जल्दी से जो पेड़ का पत्ता जो है वो झड़ने लगता है, और क्या होने लगता है, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन होने लगता है। तो याद रखना कि एजेंट ऑरेंज किससे रिलेटेड है, तो ऐसा ट्री से रिलेटेड दे देगा तो ठीक है, अदरवाइज ये तुमको देगा डिफॉरेस्टेशन कारण। हाँ, तो एजेंट ऑरेंज ये क्या है, एक तरीके का पॉइजन है ना। देखते हो घास मारने वाला दवा होता है ना, तो समझ जाओ उसी टाइप से। ऐसा क्यों किया जाता था? इसका इस्तेमाल किया गया था लड़ाई करने में, कि वहाँ पे आसपास जो भी पेड़ पौधे रहेंगे तो एक तरीके का वेपन बनाया गया था कि हाँ, वहाँ पे जितना हरियाली है उसको हम लोग सिंपल सा क्या ख़त्म कर देंगे, है ना, पेड़ को डैमेज पहुँचाएंगे, इनडायरेक्टली नेचर भी उसको डैमेज पहुँचाएगा, इस तरीके से, है ना। तो एक तरीके का एजेंट ऑरेंज याद रखना, बेसिकली क्या था, पॉइजन था, किससे रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर हुज चेयरमैनशिप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वियतनाम, कौन सा, किसके चेयरमैनशिप के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेबलाइज होता है? वियतनाम में। तो वियतनाम देखो, एक तो इंडो चाइना में कौन कौन से कंट्री आते हैं, 3 गो का नाम याद रखना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना स्क्वायर किलोमीटर फैला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब इंडिपेंडेंट हुआ था, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा बट फिर भी बता देंगे। हु ची मी के चेयरमैनशिप में तो हुआ ही था। ठीक है, ये तो मैं याद ही होगा, लेकिन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कब इंडिपेंडेंट हुआ था, ये याद रखना, इंडिपेंडेंट कब हुआ था। ये हुआ था आपका, वियतनाम की बात करें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोल देगा कि वियतनाम कब इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना। तो ये चीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 सितंबर, सितंबर कब, 1945। देखो मैं तुम्हें एक बार और 1000 बार यही बोलूँगा कि तुम लोग रिसोर्सेस में मत भागो कि हाँ 10 गो PYQ बोर्ड बुक खरीद लेंगे, इंटरनेट मॉडल पेपर कर लेंगे, दिस दैट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव इतना रट लेंगे, नहीं होगा भाई। अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो तुम घूम जाओगे। इसीलिए सिलेबस को अच्छे से कराया हमने, उसको कर लो, और नहीं किया तो एटलीस्ट डिकोड को बहुत शिद्दत से लो। बहुत लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इससे पता चलता है कि जैसे फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसमें अच्छा खासा व्यूज़ जाता है ना, हर एक पार्ट का, बट उसके बाद धीरे धीरे लोग देखना बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में वो लोग वापस से देखने आएंगे, तो उससे अच्छा अभी से देखते चलो, सब चीज़ ईजी लगेगा। ठीक है, तो याद हो गया कि इंडिपेंडेंट कब हुआ था वियतनाम, 2 सितंबर 1945 को। एक चीज़ इसी से वियतनाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी तुम्हें मालूम होगा अगर तुम रेगुलर वीडियोज़ देखते हो, क्या कि हुआ या हुआ हुआ मूवमेंट बोल देते कभी कभी हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं हुआ हुआ मूवमेंट क्या है, एक किस तरीके का ये मूवमेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है। ये एक तरीके का क्या है, याद रखना, रिलीजियस, क्या है, रिलीजियस रेवोल्यूशनरीज है। ठीक है, याद रखना ये बात, याद रखना। ठीक है, चलो ओके। इस किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, डिटेल में जाओगे तो ह्यून, रुक जाओ, नाम उनका थोड़ा अलग है बट कोई बात नहीं, ह्यून फूसो। कब हुआ था, 1939। लीडरशिप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रिलीजियस, तो बुद्धिस्ट रिलीजियस रेवोल्यूशनरी, याद रखना क्या है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्या पता ऑप्शन में यही दे दे। तो ये चीज़ याद रखना कि बेसिकली पूछेगा कि
हुआ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो वियतनाम, पहला बात क्लियर हो गया। हाँ तो अच्छा ये बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पूछा है कि हुआ एक किस टाइप का रेवोल्यूशनरी था, रिलीजियस था, पॉलिटिकल था, सम टाइम इस टाइप से बना देगा। तो बुद्धिस्ट रिलीजियस मैटर था, इस बात को याद रखना। कौन, ह्यून फूसो, कब आपका 1939, डेट अभी तक नहीं पूछा है बट तुम याद रख सकते हो किसके लीडरशिप में। ठीक है ओके, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी बढ़ जाते हैं, आ जाओ। पेटलेट लियो इज रिलेटेड टू, सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हैं, तो ये किससे रिलेटेड थे, ये इंडो चाइना से रिलेटेड थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। न्यू क्वेश्चन लग रहा है ना, लग रहा है ना कुछ क्वेश्चन, हाँ न्यू देखो तुम कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम कर चुके थे है ना, डेमोक्रेटिक पब्लिक वाला हो गया, तो ये सब बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, तो तुम लोग इसलिए रेडी रहो, इस बार क्वेश्चन न्यू फॉर्म होंगे, अच्छे खासे होंगे, तो रेडी रहो इस बात के लिए। विच एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर बीच में कौन से एग्रीमेंट हुए थे, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, याद रखना। ठीक है ओके, देखो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा सेंटअप के बाद, हर बार बता रहा हूँ, क्योंकि सेंटअप एग्जाम तुम लोग इतना जो हवा बना के रखे हो कि हाँ ठीक है आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, जितना याद किया कर लीजिए, ऑलरेडी सब्जेक्टिव बुकलेट में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर लीजिए। उसके बाद ऑलरेडी बोर्ड बुक्स में सब्जेक्टिव है ही, आंसर याद करने के लायक ही है, उसी तरीके से डिज़ाइन किया, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम पे चैप्टर वाइज चीज़ें कराएंगे, चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा एक टाइप का, और आपका सब्जेक्टिव भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम लोग सेंटअप एग्जाम का वेट कर रहे हैं, सेंटअप एग्जाम हो जाए उसके बाद चीज़ें आपको करा देंगे। पूना पैक्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो पूना पैक्ट ये कब हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए, 1932 को, डेट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ एग्रीमेंट कब हुआ था, ये आपका हुआ था लगभग 1916 को हुआ था। ठीक है ओके, ठीक है ओके। नेक्स्ट है आपका जेनेवा एग्रीमेंट, ऑलरेडी पूछा है, ये कब हुआ था आपका 1954, तो डेट चलो साथ साथ बता देते हैं। दिल्ली पैक्ट ऑल्सो नोन एज, बताओ किस नाम से आता है, फटाफट बताओ बताओ, चलो और कमेंट सेक्शन बता देना। इन्वेंट से रिलेटेड तो तुम याद रखोगे, इतना तो मानते हैं तुम, इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखोगे। अच्छा ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं तुम्हें, वियतनाम से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ और बताता हूँ, याद आ गया तो चलो। चलता फिरता क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे लिए, कम मत समझो, बता रहे तुमको। ठीक है आ जाओ, पहला पॉइंट तुम एक याद रखना, एक है एक तो तुम ये याद रखना कि क्या है, माई लाइव विलेज, ऑलरेडी बताए थे स्टोरी में, माई लाइव विलेज, विलेज का स्पेलिंग ये है, हाँ माई लाइव विलेज की बात करें, ये कहाँ का था बेसिकली, ये साउथ वियतनाम का था स्टोरी है ना, याद रखना, साउथ सदर्न वियतनाम है ना। चलो इतना बात याद रखना अच्छे तरीके से ओके। एक एक वर्ड है, टर्म है, बहुत डिटेल में है बट मे भी पूछ लें यार, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर नहीं करते हैं। नैपलम, क्या है ये, नैपलम, ये क्या है बेसिकली, एक टर्म है नैपलम, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, क्या पता पूछ लें। देखो ये एक तरीके का ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है कंपाउंड होता है, इसमें इसको मिक्स किया जाता है बेसिकली, मिक्स विथ गैसोलीन, ठीक है गैसोलीन, ताकि क्या बना सके, बॉम्ब बना सके। ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो बेसिकली नैपथलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गैसोलीन के मिक्स करने से बॉम्ब बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपके SCERT में बहुत छोटे से इसमें लिखा गया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ अब बढ़ सकते हैं, अब मेरा दिल का तमन्ना आरज़ू सब खत्म हो गया, क्या क्या बताना था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एडमंड कार्टराइट ने क्या इन्वेंट किया था। इन्वेंट से रिलेटेड 4-5 ही चीज़ें हैं, डेट है ऑलरेडी बता रखे हैं। तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था मालूम है आपको, पावर लूम। ठीक है स्टीम इंजन बहुत बार पूछा है, क्या है, जेम्स वॉट, क्लियर है ये बात, हाँ जी। अच्छा स्टीम इंजन कब बना था पता है डेट, 1769, सबका डेट बता रखे बच्चा। सेफ्टी लैम्प कौन दिया था, हेम्प्टी डेवी, हेम्पी डेवी, ठीक है याद रखना। स्पिनिंग जेनी जेम्स हार्वेजेस, सारे आपका नाम बता रखे हैं, डेट भी बता रखे हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से आना ही है क्वेश्चन। हार्वेजेस
ठीक है, हारग्रीव्स। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरातुल अकबर। जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में बताया कि मिरातुल अकबर किसने लिखा था, किस लैंग्वेज में लिखा था, ये तक बता रखे हैं। फटाफट से किस लैंग्वेज में लिखा था फटाफट बता देना। मिरातुल अकबर किसने लिखा था, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नाम काम याद रखना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच प्राइम मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड बाय द विक्टर नावल। सॉरी, तो किसको आया था प्राइम मिनिस्टर के पद पे, कोट कावूर को। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कोट कावूर को किस इसमें पद में या किस इसमें उसको इनरोल किया था बेसिकली, तो प्राइम मिनिस्टर। या तो प्राइम मिनिस्टर दे देगा तो नाम पूछ लेगा। और गरीबाल्दी, मजीनी, कोट कावूर, इसका क्या रोल रहा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, जर्मनी के लिए, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है आप इसको शिद्दत से देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव में आना तय है, फिक्स है, याद रखना। ऑलरेडी सब्जेक्टिव बोर्ड बूस्टर में है ही, उसको देखोगे तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिलेंगे, है ना। चलो, कार्ल मार्क्स के बारे आ गया, किससे, किसके आइडिया से वो इन्फ्लुएंस है, ऑलरेडी मालूम है, हीगेल के, है ना। किसके दार्शनिक है, तो बेसिकली हीगेल के। ओके, चलिए, उनकी शादी किससे हुई थी बताओ, चाइल्डहुड फ्रेंड। ठीक है, बचपन का प्यार इनको मिल गया था, चाइल्डहुड फ्रेंड, क्या नाम था उसका, जैनी, है ना, याद रखना। कब हुआ था, 1843 को। डेट उतना नहीं पूछा बट याद रखना कि किससे शादी हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु गिव्स स्लोगन लैंड पीस एंड ब्रेड। रिसेंट, ये 2000 कहाँ से, 2023 का क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, और शायद कॉपी पेस्ट तो नहीं, शायद मैंने बताया था टी कोड में, है ना। चलो बताओ, लेनिन दिया था, याद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रूसो। ठीक है, याद रखना कि कौन दिया था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक बुक का ऑथर है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कार्ल मैक्स का दास कैपिटलिस्ट। ठीक है, दास कैपिटल, ठीक है, याद रखना, दास कैपिटल लिख दो या कैपिटलिस्ट लिख दो। कब लिखा था ये, बेसिकली 1867, अराउंड 1867, याद रखना 1867, जिसको क्या बोला जाता था। ठीक है, आई थिंक मेरा नेट ऑन है। ठीक है, डेट शीट जारी हो गया, अच्छा जी, नेट ऑन है मेरा। ओके, चलो, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, देखो 10th क्लास का सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, अभी तक सब्सक्राइब ही किया हुआ है। देख रहे हो तुम लोग, जैसा नहीं कि एग्जाम खत्म होती अनसब्सक्राइब कर दिया, 10th का भी मुझको मैसेज आता है। तो 1867 की बात कर ले तो ये इसको क्या बोला जाता था, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट। ठीक है, याद है ना, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट। और तुम लोग अगर बिल्कुल नया नया लग रहा है ये सब चीज़ें, तो तुम कुछ मत करो, जाके फुल्ली एपिसोड सब देखा करो, 1 2 3 4 डिकोड का, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, है ना। रूसो क्या था, फिलोसोफर था बेसिकली। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रेस एक्ट। कल के वीडियोस में लास्ट चैप्टर में जो हम लोग हिस्ट्री के बताए थे, तुम्हें प्रेस एक्ट के बारे में बताए थे, और ये भी बता दिया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। तो 1910 को बेसिकली इंडियन प्रेस एक्ट पास हुआ था, ये चीज़ याद रख लेना। और कुछ बता दीजिए साथ साथ में, हाँ जी, न्यूज़पेपर एक्ट, द न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था बेसिकली, याद रख लेना। ये आपका था 1908 को, ये चीज़ है, इसमें प्लस पॉइंट ऐड कर लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच एग्रीमेंट डिवाइड वियतनाम दो पार्ट में। बताओ कौन सा एग्रीमेंट, जेनेवा एग्रीमेंट, ऑलरेडी बताया था, जेनेवा एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो कब हुआ था, 1954, अभी तो बताए थे। चलो रिवाइज हो गया तुम्हारा एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी स्टेबलाइज इन 1914। कहाँ पे हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था बेसिकली, ये जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, याद रखना, जर्मनी में हुआ था। और इससे रिलेटेड और एक बार बताएं, इसको बर्लिन कमेटी के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बर्लिन कमेटी के नाम से जानते हैं, याद रखना, कमेटी। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर के दौरान बेसिकली ये चीज़ें बना था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दिया है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन कमेटी। देखो बिहार बोर्ड की एक चीज़ हमने देखा है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट ईयर इससे रिलेटेड ही पूछता है, ऐसा नहीं फुल्ली रिलेटेड पूछ लेगा, लेकिन बेस्ड रहेगा। तो याद रखना, इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी ऑल्सो नोन एज बर्लिन कमेटी। बर्लिन कमेटी कब बना, 1914 बना। कहाँ बना, जर्मनी में। तो 3 क्वेश्चन ऐसे भी तुम्हें घुमा के पूछ देगा। कब बना, ड्यूरिंग, बताओ, वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, है ना, ये बात तुम याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु
री अनाउंस नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग। बस बताओ, बेसिकली तुमसे ये बोलना चाह रहा है कि किसने, देखो नाइटहुड का टाइटल बेसिकली किसको मिला, पहला क्वेश्चन। नाइटहुड का टाइटल जो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन उसको बोला अंग्रेजों की तरफ से दिया गया था, है ना। लेकिन बोला कि जब ये जलियांवाला बाग हुआ, कांड हुआ, तो उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑलरेडी तुम्हें डेट बता रखे हैं। गांधी जी को क्या टाइटल दिया था अंग्रेज, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले, बताओ ये इनसे गांधी जी का क्या रिलेशन था, बताओ बताओ किसका क्या रिलेशन था। तो याद रखना टीचर, बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन था, तो गोपाल सिंह गोखले, नाम याद रहेगा। ये चीज़ें याद रखना, क्या पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। और तुम्हारा रिलेशनशिप तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम नहीं है, तो कम से कम इनका ही रिलेशनशिप याद रख लेना, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वेयर डिड रानी गैदेलियो लीड द मूवमेंट। तो कहाँ पे लीड कर रहे थे, ये बेसिकली मणिपुर एंड आपका नागालैंड। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। देखो एग्जाम में बेसिकली क्या करता है, तुम्हें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट ज़रूर करता है जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट करो। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, स्मार्ट वर्क लगा सकते हो। ये चीज़ें तो टाइम वेस्ट मैथ में ज़्यादा करवाता है, कुछ एक हार्ड क्वेश्चन दे देता है, कैसे लड़ना वो बताएंगे। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं है, स्किप कर देना। अगर नहीं आए तो ठीक है, आता है तो देख लेना। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन डिटेल में, कुछ कुछ जीके जीएस का, कुछ कुछ जो रीसेंट टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल देते हैं, तो टेंशन मत लेना, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देखो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज रिजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का कब मिला था, फटाफट से बताओ कब मिला था। याद रखना लाहौर 1929। डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का जो भी सेशन हो इंपॉर्टेंट था, है ना। ये भी पता था कब हुआ था, दिसंबर को हुआ था, मालूम होना चाहिए। किसके प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में, ठीक है। फिर रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को क्या फ्लैग होस्ट किया गया था। ये भी तुम्हें सारी चीज़ें बता रखे हैं ऑलरेडी, है ना, पूरा कहानी बता रखे हैं। कलकत्ता सेशन कब था, क्या था, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछेगा, या फिर तुमसे डिवीजन कब हुआ था, विड्रॉल कब हुआ था। डिवीजन बोले, यहाँ पे विड्रॉल यानी वापस कब ले लिया गया था, 1911 को। और कब किया गया था पार्टीशन, तो 1905 को। दो क्वेश्चन यहाँ से फेमस बनता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग का ज्योग्राफी हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा आएंगे ज्योग्राफी की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ लीस्ट फर्टिलिटी। सॉइल देख लेना सब्जेक्टिव के लिए, सॉइल का टाइप देख लेना और कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेना। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट फर्टिलिटी किस में पाया जाता है, तो तुम्हें मालूम होगा कि एलुवियल सॉइल तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, तो ये तो होने वाला है नहीं। तुम लोग ये सोचोगे ठीक है, ब्लैक सॉइल तो कॉटन के लिए आता है, तो ठीक है। लेटराइट सॉइल की बात करें, ये हमारा आता है कि लीस्ट फर्टाइल सॉइल होता है इसमें, ठीक है। क्यों, कारण कलर बताए थे तुम्हें, ठीक है। ये सब टाइप्स हैं, आप इसको सॉइल को अच्छे तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। सॉइल इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन तक। तुम बस ये सेंटअप एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हो, साथ साथ फाइनल का भी तैयारी कर रहे हो, ये बात तुम लिख के रख लो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर तुम्हें मालूम होना चाहिए, उसका सब नेम क्या था, तुम्हें सारी चीज़ बता रखे हैं। बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी कौन सा, हीमेटाइट। क्यों, क्योंकि किसमें, इसमें जो 68% आयरन ओर पाया जाता है, इसीलिए इसका सब नेम क्या है, इसको रेड ओर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो मालूम होना चाहिए, है ना। ओके आयरन ओर तो तीनों का तीनों, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी पूछा है, इस बात को याद रखना, हाई क्वालिटी। अच्छा लिमोनाइट में कितने परसेंट पाए जाते थे, 40% पाए जाते थे। इसको किस नाम से जानते थे हम लोग, इसको येलो ओर के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मैग्नेटाइट में कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो याद रखना मैग्नेटाइट में ऑफकोर्स अप्रॉक्स 60% लेके चलो। इसको हम लोग ब्लैक ओर के नाम से जानते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके ये तो मैं आयरन हो गया। आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ में लिख लो। आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कि सबसे पहले कर्नाटका फर्स्ट लिस्ट में है, कर्नाटका फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है। सेकंड में आपका क्या आता है, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़, गूगल मत जाओ, बुक लेके चलो, ये सेकंड नंबर में है आता है, ठीक है। चलो थर्ड में आता है आपका उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ी उड़ी जाए, थर्ड। देन फोर्थ में आता है आपका गोवा, ठीक है, याद रखना फोर्थ नंबर में आता है। और झारखंड जो हमारा है कितना नंबर में आता है, झारखंड बताओ, झारखंड जो हमारा आता है
5th नंबर में आता है। इतनी चीज़ आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना, कौन कहाँ कहाँ लाइक करते हैं, कितने नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना। और कुछ चीज़ें बताएं तुम्हें? हाँ जाओ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसी में आ ही गया। अच्छा कोई ना, इसमें बता देते हैं फिलहाल, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बट तुम्हें और भी चीज़ें बता देते हैं। इसी में बताते हैं पहले। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन और लिखा देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि तुम्हें क्या बताना था। कि फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, लार्जेस्ट छोड़ो अभी, पहले फर्स्ट देखो। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी की बात करें हम लोग, ये कहाँ पे था बेसिकली, ऑफ इंडिया, कहाँ बताओ बताओ। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ था? डिगबोई, कहाँ पे ये? एट आसाम, ठीक है, ये बात याद रखना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कब? डेट भी अगर याद रखोगे तो 1901 डेट बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जगह इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर में कब बना? सेकंड बना आपका मुंबई, ठीक है, याद रखना, आमची मुंबई, सपनों का शहर, 1954, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑयल रिफाइनरी आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो लार्जेस्ट की बात कर रहा फिलहाल यहाँ पे। तो इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, ये आपसे पूछा गया तो याद रखना जामनगर। या तो ये पूछेगा या तो फर्स्ट ऑयल कहाँ पे था, सेकंड कहाँ था, डेट इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद है। 3 ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, ये आपका लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो है, क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद भूल गया चैप्टर, लास्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कुछ है इस टाइप से, है ना। तो उस चैप्टर का बेसिकली एक क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू बेस टू मेजर द हाइट ऑफ द ग्राउंड। तो कहाँ से हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली हम लोग सी लेवल से मेज़र करते हैं हाइट ऑफ द ग्राउंड को नापने के लिए, ठीक है। ओके, किसको बेस मानते हैं हम लोग? सी लेवल को बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। ओके, तो इनसे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना चीज़ याद रखो। पहला पहला पॉइंट लिखो, पहला पहला प्यार है, हाँ जी, क्या याद रखना? नाम था उनका हर्ष्यू, ठीक है। क्या नाम था? हर्ष्यू मेथड, नाम याद रखना, हर्ष्यू, ठीक है। हर्ष्यू मेथड याद रखना, बता रहे तुमको क्या क्या चीज़ याद रखना। पहला लिखो तुम, हर्ष्यू मेथड, चीज़ें याद रखो। ये बेसिकली कौन थे, क्या करते थे, बताते हैं। क्या नाम था इनको बेसिकली, याद रखना, ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या नाम था उनका? आप ऑब्जेक्टिव में देखेगा शॉर्ट में लेमन, ठीक है, ठीक। ओके, आगे कुछ, इन्होंने बेसिकली रिलीफ को एक्सप्रेशन करने के लिए, दिखाने के लिए मेथड बनाया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टीप स्लोप है, जहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से स्लोप होगा, जैसे ये पहाड़ है बिल्कुल स्टीप स्लोप है, तो वहाँ पे लाइन को जैसे मैप को रिप्रेजेंट करने का, जैसे देखते हो ना कि मैप है तो इस टाइप से कुछ है, तो ये डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैप खोलोगे तो वाटर ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, माउंटेन हम लोग ब्राउन कलर से शो कर रहे हैं। तो एक तरीके का मैथड या रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई साहब अगर यह चीज़, ये निशान लगाएगा, इसका मतलब तुम अगर कोई रास्ते में देखोगे बोर्ड में कुछ इस तरीके का क्रॉस लगा रहेगा, इसका मतलब क्या? आगे खतरा है। तो इसी तरीके से इन्होंने बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मेथड दिया, एक्सप्रेशन के लिए मेथड दिया रिलीफ का, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना। कोई भी रिलीफ फीचर जैसे पहाड़ हो गया, बहुत वॉल्केनो हो गया, पठार हो गया, सारी चीज़ें, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि इन्होंने अपने मेथड में जहाँ पे स्टीप स्लोप रहेगा, तो वहाँ पे उन्होंने लाइन जो ड्रॉ किया मैप में, लाइन वहाँ पे थिकर डीपर शेड रहा। मतलब वहाँ पे जहाँ पे स्टीप स्लोप रहेगा, कुछ इस टाइप का एकदम बिल्कुल यहाँ पे स्लोप रहेगा, तो उन्होंने लाइन जो बनाए थिक, मतलब एकदम मोटे मोटे लाइन बनाए, ठीक है। ओके, एंड वहाँ पे डीप शेडेड किया, मतलब अच्छे तरीके से, गहराई तरीके से, इस तरीके से शेड कर दिया मैप में, मैप को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस किया। दूसरा, जहाँ पे लेसर स्लोप था, कम स्लोप था, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस टाइप से, है ना, आराम से, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, इस टाइप से आराम से कम स्लोप था, तो वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से थिन लाइन से, लाइन की बात करें यहाँ पे हल्के हल्के लाइन से, है ना, थिन लाइन में, और फार मतलब एकदम डीप शेड नहीं किया, इसके पास नहीं, एकदम अगर यहाँ पे है एक लाइन तो एक लाइन यहाँ में ना, मतलब हल्का हल्का गैप छोड़ करके, दूर दूर करके बनाया, ठीक है। ओके, इस बात को याद रख लेना।
तो डीप शेडेड रहता है, यहाँ पे नॉट डीप शेडेड लिख दो, डीप शेडेड, ठीक है। ओके, ये 3 चीज़ याद रख लेना। और कुछ इन्होंने इतनी चीज़ें याद रखना। और इनसे अच्छा, सी लेवल को हम लोग और बेंच लेवल के नाम से भी जानते हैं, इस बात को बेंच मार्क, है ना। ये सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अभी याद आ गया कि आपसे पूछ देगा कि बेसिकली बेंचमार्क होता है क्या, तो सिंपल सा इसको इस्तेमाल करते हैं बेस से लेकर के मेज़र करने के लिए हाइट ऑफ द ग्राउंड, कोई भी हाइट ऑफ द ग्राउंड नापने के लिए बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट जैसा। तो याद रखना बेंचमार्क उसी को बोलते हैं, या फिर सी मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कंट्री ऑफ फ्लड किसको बोलते हैं, बांग्लादेश को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि शिमलीपाल नेशनल पार्क, पार्क वाला जो चैप्टर था, जितने भी नेशनल पार्क है कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, ये जो आपका उड़ीसा में, इस बात को याद रखिएगा। उड़ीसा में और क्या है, चिलिका है, इस बात को याद रखना, चिलिका है, ठीक है, ठीक है। ओके, एंड हिमाचल में कौन कौन सा, हिमाचल में तुम्हें दो तीन चीज़ें याद होना चाहिए। हिमाचल में सबसे पहले एक तो बहुत फेमस है, क्या है, शिकारी देवी, शिकारी देवी। दूसरा आपका क्या है, एक आपका रोहिला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ, हिमाचल में है ना। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश में बस RS याद कर लेना, RS। एक आपका क्या होगा, शिकारी देवी हो गया, एक होगा रोहिला नेशनल पार्क, रोहिला NP लिख रहे मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, उत्तराखंड में कौन सा, मध्य प्रदेश में कौन सा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब तक आपका आवाज़ ये क्या हो गया, पहुंचा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज सागर सम्राट। ये सागर सम्राट बेसिकली क्या है, एक तरह का ड्रिल शिप है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। नाम से पता चला है, जियो मतलब ज़मीन, ठीक है, थर्मल बोले तो हीट, और एनर्जी मतलब एनर्जी। तो याद रखना, जो एनर्जी हम लोग हाई टेम्परेचर अर्थ से ऑब्टेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि वेयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी। आपको ये मालूम होना चाहिए, तो ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सा, अगर ये मालूम हो गया तो कहाँ पे नहीं है, ये भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे नहीं है, बेसिकली सूरत में नहीं है हमारा ऑयल रिफाइनरी, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट नियर द सी कोस्ट, एकदम तटीय इलाके में कौन सा इसमें से है। तो आप देखोगे जो विशाखापट्टनम है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट में है। कहाँ पे, ये साउथ ईस्ट में है, कहाँ का, बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास में, बे ऑफ बंगाल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल क्रॉप इसमें से कौन सा है, कमर्शियल क्रॉप कौन सा है, सारे के सारे कमर्शियल क्रॉप है। अगर बात करें टी क्या है, कल्टीवेशन, फर्स्ट कल्टीवेशन बोल सकते हो, है ना, इन इंडिया कल्टीवेट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। कहाँ पे, बरनपुर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा, है ना, ब्रह्मपुत्रा, बरनपुर बोल रहा हूँ, है ना, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। डेट भी आपके बुक में दिया गया है, कब, 1840 में बेसिकली कल्टीवेटेड किया गया था। कॉफ़ी के टाइप क्या क्या होते हैं, इंडिया में सबसे फेमस कॉफ़ी का टाइप कौन सा है, याद है, अरेबिका, ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। अरेबिका ये जो है, ये इंडिया में पाया जाता है, ये बेस्ट बेसिकली माना जाता है इसको, ठीक है। ओके, सॉरी, अरेबिका तो इंडिया में पाया जाता है, इतना बात याद रखना। बेस्ट आई थिंक ये नहीं था, बट कुछ तो था, सेकंड या थर्ड वाला। तो 3 टाइप के पाए जाते हैं, तो फर्स्ट अरेबिका था, और दूसरा शायद लिब्रिका था, ठीक है, इस टाइप से था, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये इंडिया में पाया जाता है बेसिकली। ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंडिया में कौन सा वैरायटी पाया जाता है कॉफ़ी का, तो अरेबिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टेबलाइज, तो कहाँ पे बेसिकली, तो आपका बेंगलुरु में, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या अच्छे से याद रखिएगा फर्स्ट। तो बेसिकली फर्स्ट इकोनॉमिक जोन की बात करें तो कहाँ पे, फाल्ता, बेसिकली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। एक मिनट, क्या पूछा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन फर्स्ट, कांदला भी तो ऑप्शन में, तो फर्स्ट में कांदला हुआ था, ये कहाँ पे, इन गुजरात में,
ठीक है। फाल्ता ये सेकंड में, ये कहाँ पे बेसिकली वेस्ट बंगाल में, WP याद रखना, ये WB है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हेडक्वार्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि ईस्टर्न हेडक्वार्टर याद रखना। बेसिकली आपसे पूछा क्या कि इसमें से कौन सा ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कोलकाता। ठीक है, ओके, कोलकाता। गोरखपुर तुम्हें क्या है, गोरखपुर में बेसिकली साउथ ईस्ट, क्या है, साउथ ईस्टर्न है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे इनका हेडक्वार्टर, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे याद रखना, सेंट्रल रेलवे बेसिकली इनका हेडक्वार्टर है। अगर हाजीपुर की बात करें तो ये ईस्ट सेंट्रल है ना, ईस्ट सेंट्रल। अगर तुम्हें और कुछ बताएं, फिलहाल इतना याद रख लेना। ठीक है, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इन इंडिया। मैक्सिमम कल्टिवेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में जो तो मैक्सिमम कल्टिवेशन होता है ज्वार का। क्रॉप से रिलेटेड तुम, क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या एग्जांपल है, राबी खरीफ कब से हार्वेस्ट करते हैं, कब उसको जो भी प्रोसेस होता है वो कब करते हैं, क्या कौन सा लीड कर रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम्युनिटी रिसोर्सेज का एग्जांपल कौन सा है, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज सिंपल सा पंचायत भवन, मतलब पूरा कम्युनिटी का होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि इसमें से हाउस बिल्डिंग हाउस ऑन अ स्लोप इज लैंडस्लाइड बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली ये किस टाइप का होगा, ये इनएप्रोप्रिएट होगा। मतलब कि आप सिंपल से ये पूछा जा रहा है कि अगर तुम हाउस बनाओगे, घर बनाओगे स्लोप में, स्लोपी एरिया में, तो क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा, बेनिफिशियल होगा, नहीं, बिल्कुल खतरनाक होगा, इसीलिए इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नेचुरल हजार्ड है, मतलब नेचुरल हजार्ड, खतरा हजार्ड मतलब खतरा बोल लो या फिर जोखिम बोल लो, तो इसमें से कौन सा, साइक्लोन भी है, लैंडस्लाइड भी है, अर्थक्वेक भी है, तो सब इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दिस ये सब सारे क्या नेचुरल हजार्ड है। ठीक है, मैन मेड में क्या आ जाएगा, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ कुछ चीज़ें हैं ना एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट स्टेबलाइज बाय कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे, घाटशिला में बनाया गया था। ठीक है, तो आज हमने 40 मिनट में बेसिकली 40 क्वेश्चन किया, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सारे न्यू क्वेश्चन है, कुछ ओल्ड क्वेश्चन है बट न्यू टाइप से पूछा गया है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि 40 में से आपको लगा कितना क्वेश्चन न्यू लगा और कितने परसेंट आपके कितने क्वेश्चन आराम से बन पाए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सोच रहे हैं कुछ सब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग और भी करा ही देंगे, सब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है तो करा देंगे, देन इसको कंप्लीट करेंगे। फिर साइंस का भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन करना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बता देना। ठीक है, ऑलरेडी सारी चीज़ हम लोग कवर कर ही रहे हैं, तो न्यू न्यू क्वेश्चन था तो एक बार देख लीजिएगा किस हिसाब से इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी बता दिया आप सबको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।